नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुणे में आपका दोस्त शैलेंद्र राव स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे और राजस्थान का एकीकरण की हम आपके सामने तीसरी क्लास लेकर आ रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में मैं प्रथम चरण का एकीकरण आपको पढ़ा चुका था, दूसरे चरण का एकीकरण में आपको पढ़ा चुका था और तीसरे चरण का एकीकरण में आपको पढ़ा चुका था। तीन चरण के एकीकरण हमने पढ़ लिए थे। थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था भाई 18 मार्च 1948 को। ये आपको डेट याद रखनी है। राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था? ये भी आपको याद रखना दोस्तों। तो राजस्थान के दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 25 मार्च 1948 को। और राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? तो राजस्थान के तीसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल 1948। ये डेट आपको याद रखना है। ये डेट आपको याद रखना भाई। 18 मार्च 1948, उसके बाद 25 मार्च 1948, उसके बाद 18 अप्रैल 1948। ये राजस्थान के प्रथम चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण का एकीकरण हुआ था। प्रथम चरण का एकीकरण में जो राजधानी बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो प्रथम चरण के एकीकरण में राजधानी जो बनाया गया था वो अलवर को बनाया गया। दूसरे चरण का एकीकरण में राजधानी किसको बनाया गया था? तो दूसरे चरण के एकीकरण में राजधानी बनाया गया था भाई कोटा को। तीसरे चरण का एकीकरण में राजधानी किसको बनाया गया था? तो भाई तीसरे चरण के एकीकरण में राजधानी उदयपुर को बनाया गया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था भाई जी, उसमें 4 रियासतों को शामिल किया था। 4 रियासतों को शामिल किया था, एक उसमें ठिकाना था। दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था दोस्तों, उसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया था, एक ठिकाना शामिल था। और तीसरे चरण का एकीकरण हुआ था, उसमें 9 प्लस 1 रियासत यानी 10 उदयपुर को शामिल किया था और एक ठिकाना यहां तक। यानी अब तक हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान के अंदर 14 रियासतों का एकीकरण हो चुका था और भाई 2 ठिकानों का एकीकरण हो चुका है। हो गया क्लियर? आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के चौथे चरण के एकीकरण की। तो लो भाई जी, अपन बात करते हैं राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण। सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है कि राजस्थान का जो चौथा चरण का एकीकरण हुआ था वो कब हुआ? तो भाई राजस्थान का चौथा चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था भाई 30 मार्च 1949। देखो मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है और राजस्थान दिवस मनाया जाता है भाई 30 मार्च को। लेकिन अभी भजन लाल जी सरकार की गवर्नमेंट है और भजन लाल की सरकार ने कहा कि 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस नहीं मनाएंगे, हम तो राजस्थान दिवस मनाएंगे चैत्र शुक्ल एकादशी को, एकम को, सॉरी एकम का मतलब नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं चैत के महीने में, और नवरात्रे जब प्रारंभ हो रहे तो अब राजस्थान का दिवस नवरात्रे प्रारंभ के दिन ही मनाया जाएगा, है ना भाई? तो ये ध्यान रखना कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तारीख में आ जाए तो फिर 30 मार्च को राइट कर देना। और प्रश्न आ जाता है कि भाई राजस्थान दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो भाई चैत्र शुक्ल एकम को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। चौथे चरण में क्या हुआ था दोस्तों? चौथे चरण का एकीकरण यह हुआ था कि उसमें परिवर्तन क्या मिल गया। चौथे चरण में परिवर्तन क्या देखने को मिला? तो भाई जो तीसरा चरण था उसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया। यानी मैं लिखूंगा यहां पर कि तीसरे चरण में 4 रियासतों को शामिल किया गया। तीसरे चरण में 4 रियासतों को मिलाया गया। अब वो 4 रियासतें कौन कौन सी, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले तीसरे चरण में 10 रियासत और एक ठिकाना शामिल था, यही था ना भैया? अब चौथे चरण में क्या क्या 4 नई रियासतें लेकर आए, उसमें से आपको याद रखना है ट्रिपल जी और बी। यानी 3 बार तो जे लिखना है, 1 बार बी लिख देना है। अब भाई जैसे कौन हो जाएगा? जैसे हो जाएगा भाई जी जयपुर, जैसे हो जाएगा भाई जी जोधपुर, जैसे हो जाएगा भाई जी जैसलमेर। सवाल बी से क्या होगा? बताओ जल्दी से, क्या होगा बी से? हाँ,
बीकानेर। बिहार कहां से आ गया बिहार। 20 हो जाएगा बीकानेर। भाई जी हमारे क्लास में टेक करे कि 20 से बिहार हो जाएगा, बिहार नहीं करना है ना, बीकानेर होना है। तो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया और बीकानेर हो गया। इन 4 रियासतों को शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया भाई? तीसरे चरण में। तीसरे चरण में 10 रियासतें थी, याद है सभी को? दूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर, शान से उदयपुर वाला। तो वो आपके 10 रियासतें थी और एक ठिकाना था, और ये 4 रियासतें। अब सुनिए इसमें परिवर्तन क्या। इसमें जो सबसे अहम परिवर्तन देखने को मिला वो क्या था, वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं दोस्तों। देखो भाई, इसमें पहला नंबर राजधानी किसको बनाया गया? इसमें जो राजधानी बनाया गया था वो जयपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया था? जयपुर को। अभी तक दोस्तों राज प्रमुख का पद चल रहा था, लेकिन यहां पर एक नई चीज ऐड हुई थी, वो हुई थी महाराज प्रमुख। कौन सी चीज ऐड हुई थी? महाराज प्रमुख। तो अभी तक हमारे पास में राज प्रमुख का पद चल रहा था, लेकिन चौथे चरण का जब एकीकरण हुआ तो उसमें एक नया परिवर्तन देखने को मिला, और यहां परिवर्तन देखने को यह मिला कि यहां पर महाराज प्रमुख का जो पद है वो रखा गया था। अब सुनिएगा दोस्तों, बात करते हैं कि चौथे चरण का एकीकरण हुआ था, उसमें सिफारिश किसकी हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो भाई जी, प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था, आपने पढ़ा होगा, बताओ भाई सिफारिश किसकी की थी? नहीं भूल गए तो ऐसे भूलना नहीं है। प्रथम चरण का एकीकरण में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश थी। यहां पर भी सिफारिश है सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति ने यह सिफारिश की कि भाई क्यों नहीं तीसरे चरण के अंदर हम 4 रियासतों को शामिल कर ले और राजस्थान का चौथा चरण का एकीकरण कर दे, और इस चौथे चरण का एकीकरण में जो नाम हम रख दे, वो नाम होगा दोस्तों वहर्त राजस्थान। क्या नाम रखा दोस्तों? वहर्त राजस्थान। क्या नाम रखा? वहर्त राजस्थान। भाई इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जयपुर को। हाँ भाई, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, महाराज प्रमुख, राज प्रमुख। देखो अभी तक अपन राज प्रमुख और उपराज प्रमुख पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर महाराज प्रमुख का पद जोड़ा गया था। किसका पद जोड़ा गया था? महाराज प्रमुख का पद। तो दोस्तों देखिए, जो चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है मैं उन्हीं पे फोकस करवा रहा हूं आपको। यहां पर आपको महाराज प्रमुख का पद देखने को मिला था। बताओ भाई महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था? इसी प्रकार राज प्रमुख किनको बनाया गया था और उपराज प्रमुख किनको बनाया? ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो भाई, अभी तक राज प्रमुख का जो पद था भीम सिंह के पास था, जो कोटा रियासत के थे, है ना, उनके सॉरी मेवाड़ वाले थे, तो उनके पास था। और उसके बाद में जैसे उदयपुर शामिल होता है, भोपाल सिंह राज प्रमुख बन जाते हैं। तो यहां पर भोपाल सिंह ने कंडीशन रख दी थी, और भोपाल सिंह ने ये कंडीशन रखी कि मैं तभी राजस्थान के इस एकीकरण में शामिल होऊंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तो मैं ही राज प्रमुख रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तो मैं ही राज प्रमुख रहूंगा, और उसके बाद मेरे जो वंशज है उनको बनाया जाएगा। तो इस बात को, शर्त को मान लिया गया था। तो यहां पर एक नई चीज देखने को मिली, यहां महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। तो महाराज प्रमुख का पद दिया गया था भाई भोपाल सिंह को। किसको दिया गया था? भोपाल सिंह को। महाराज प्रमुख का पद किनको दे दिया था? भोपाल सिंह को दे दिया था। अब भाई चौथे चरण का एकीकरण में जयपुर रियासत बड़ी रियासत थी, और जयपुर रियासत के उस समय जो शासक थे वो मान सिंह द्वितीय थे। कौन थे भाई? मान सिंह द्वितीय। तो मान सिंह द्वितीय को भी पद मिलना चाहिए, तो मान सिंह द्वितीय को यहां राज प्रमुख बनाया गया। मान सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया था? यहां पर राज प्रमुख बनाया गया था। और जो कोटा रियासत के शासक थे भीम सिंह, उसको भाई यहां पर उपराज प्रमुख बनाया गया। भीम सिंह को क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख। उसके बाद कनिष्ठ राज प्रमुख का पद जो दिया गया था बूंदी के
राज प्रमुख को दिया, बूंदी के जो शासक है उनको दिया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, चौथे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें महाराज प्रमुख का पद भोपाल सिंह को दिया गया था। राज प्रमुख का पद है मान सिंह द्वितीय को दिया गया था, जयपुर के शासक, और उपराज प्रमुख का पद है भीम सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों? भीम सिंह, जो कोटा रियासत कहते हैं। भीम सिंह है भैया कोटा रियासत। भाई बताओ यहां तक क्लियर हो गया? बताओ भाई राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को। सिफारिश किसने की थी? पी सत्यनारायण राव समिति ने। किसने करी थी? पी सत्यनारायण राव समिति ने। और पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि हमें बार बार राज्यों के जो ये रियासतों का जो एकीकरण कर रहे थे, हर बार राजधानी चेंज हो रही थी। पहले अलवर बनती है, फिर कोटा बनती है, फिर उदयपुर जाती है, अब जयपुर बनती है। तो भाई ऐसा करो, आप राजधानी को फिक्स कर दो, बार बार अपन राजधानी को चेंज नहीं करेंगे। तो पहली बार जयपुर को राजधानी बनाया गया और आगे के चरणों में जयपुर लगातार राजधानी रही, और आज भी वर्तमान में जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है। हो गया भाई क्लियर? अब सुनिए दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? बताओ भाई, पहले चरण के एकीकरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? पहले चरण के एकीकरण प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। और चौथे चरण के एकीकरण में प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हीरालाल शास्त्री को यहां क्या बना दिया था भाई? प्रधानमंत्री बना दिया था। चौथे चरण के एकीकरण का उद्घाटन किन्होंने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे चरण के एकीकरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चौथे चरण के एकीकरण का उद्घाटन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चौथे चरण का एकीकरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री का जो पद है हीरालाल शास्त्री जी को दिया गया। सिफारिश पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश हुई, और सिफारिश होने के पश्चात ये बताया गया कि भाई चौथे चरण की जो राजधानी है उसको जयपुर को फिक्स कर दो, आप चेंज नहीं करो। इसके अंदर एक नया परिवर्तन देखने को मिला। अभी तक राज प्रमुख और उपराज प्रमुख चल रहे थे, बट यहां पर एक परिवर्तन देखने को मिला। यहां पर महाराज प्रमुख का पद सर्जित किया गया। महाराज प्रमुख का पद यहाँ भोपाल सिंह को, मेवाड़ के तत्कालीन शासक थे, उनको दिया गया था। राज प्रमुख का पद यहाँ पर मान सिंह द्वितीय को दिया गया था, जयपुर के शासक। और भाई उपराज प्रमुख का पद भीम सिंह को दिया गया था, जो कोटा रियासत के शासक थे। राजधानी यहाँ जयपुर को बनाया गया था। लो जी भाई क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो चौथा चरण सभी को याद हो गया क्या? इसमें 4 रियासतें कौन कौन से शामिल की गई थी? यानी तीसरे चरण के अंदर 4 रियासतें शामिल की थी। वो थी भाई जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर इसमें शामिल की गई। दोस्तों चौथे चरण में और परिवर्तन क्या देखने को मिला? भाई यहां पर विभाग की स्थापना की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 विभाग बनाए थे। एक था भाई न्याय विभाग, दूसरा था भाई शिक्षा विभाग, तीसरा था भाई वन विभाग, और चौथा था भाई कृषि विभाग। सुनना भाई, ये भी मैं आपको कैसे याद कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। देखो भाई आज की अगर मैं बात करूं तो हमारा राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट कहां पर है? बताओ बताओ। जोधपुर में, खंडपीठ जयपुर में। तो न्याय विभाग होगा जोधपुर में। तो लो जी, ये जोधपुर के अंदर उस समय भी न्याय विभाग की स्थापना, यानी न्याय करना है जोधपुर में जाना पड़ेगा। आज भी राजस्थान के अंदर जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर में है, और उसकी खंडपीठ एक जयपुर में, अजमेर में भी है। तो भाई न्याय विभाग कहां पर है? जोधपुर में। शिक्षा विभाग, प्राथमिक स्कूल का शिक्षा विभाग है बीकानेर में, डाइट। तो भाई शिक्षा विभाग कहां है? बीकानेर में। देखो आज भी डाइट वहीं पर है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कार्यालय है वो अजमेर के अंदर है। अब बात करते हैं वन विभाग और कृषि विभाग कैसे याद रखेंगे। वन विभाग घने जंगल है कोटा के अंदर, तो कोटा को वन विभाग का दर्जा दिया गया, यानी वन विभाग की जिम्मेदारी कोटा को दी गई। अब रही कृषि विभाग की, कृषि विभाग की जिम्मेदारी यहां भरतपुर को दी गई।
किसको दी गई? भरतपुर। हो गया क्लियर? आगे सभी को, आगे चलते भाई पांचवें चरण का एकीकरण। लो भाई अपन बात करते हैं पांचवें चरण का। हाँ भाई चौथा चरण आपको याद हो गया। हाँ भाई अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों पांचवें चरण का एकीकरण। तो पांचवें चरण का एकीकरण की बात करूं मैं, तो पांचवा चरण का एकीकरण कब हुआ? लो पहले मैं बता देता हूं। हाँ भाई आदित्य नाम है ना आपका? हाँ आदित्य भैया आगे बैठे हुए, आप बताना भाई प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था? 18 और नहीं, सही बोलो आप। प्रथम चरण का 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। तारीख बताओ आप। 3 मार्च को आप करने गए थे, भूल गए? 18 मार्च पहले चरण का एकीकरण हुआ था, 18 मार्च 1948। इसलिए मैं आपको हर चीज रिवाइज करा देता हूं। बताओ भाई दूसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। ये डेट याद रखनी है आप सभी को। तीसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। देखो 1948 में 3 चरणों के एकीकरण हुए थे, 18 25 18, 18 25 18। 1948 को 3 चरणों का एकीकरण हुए थे, नाम याद रखो 18 25 18। अब 18 25 18 इसका मतलब मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना। तो भाई 18 मार्च 25 मार्च और 18 अप्रैल 1948 में राजस्थान के 3 चरणों का एकीकरण हुआ था। 18 25 18 याद रख लो आप, याद हो जाएगा, ऐसे रटो मत। अब चौथे चरण का एकीकरण कब हुआ था? अभी मैंने बताया चौथे चरण का एकीकरण कब हुआ था। राजस्थान का दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो लिखेंगे भाई 30 मार्च 1949। ये ऐसे मतलब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब आता पांचवें चरण का एकीकरण। पहले इसका नाम क्या था? अभी तक नाम था वहर्तर राजस्थान, और इसका नाम रखा वहर्तर राजस्थान। इसका नाम क्या रखा था? वहर्तर राजस्थान संघ, या इसको अपन बोलते हैं संयुक्त वहर्तर राजस्थान संघ। इसको ऐसे दूसरा नाम भी बोल सकते हैं कि संयुक्त वहर्तर राजस्थान संघ, संयुक्त वहर्त राजस्थान संघ, ये इसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं। कब हुआ था भाई पांचवें चरण का एकीकरण? 30 मार्च को ही हो गया, वो 15 मई को हुआ था। तो 15 मई 1949 को। अब देखो ये कैसे याद होगा। पांचवें चरण के एकीकरण में क्या परिवर्तन देखने को मिला? पांचवें चरण के एकीकरण में परिवर्तन ये देखने को मिला कि भाई प्रथम चरण और चौथे चरण को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ा? प्रथम चरण और चौथे चरण को जोड़ दिया। देखो अगर अपन बात करते हैं प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें थी? बताओ जल्दी से। हाँ भाई प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें थी? भूल गए? क्यों? प्रथम चरण में 4 रियासतें थी ना, और एक ठिकाना था। चौथे चरण की बात करते हैं तो इसमें 14 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हो चुका था, हो चुका ना। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 14 और 4 कितना हो गया? 18, और एक और एक कितना हो गया? यानी यहां पर 18 रियासतें और 2 ठिकानों का एकीकरण हो चुका है। प्रथम चरण में 4 जो रियासतें थी वो थी अब धोख लगाऊं नीम थारे मछली बनकर, पढ़ाया था मैंने। अब धोख लगाऊं नीम थारे मछली बनकर, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हर चीज याद रखो। अब धोख लगाऊं, नीम थारे मछली बनकर। देखो यहां हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना। यही था, यही था।
तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीम, राना, ठिकाना, ये प्रथम चरण का था। और भाई चौथे चरण में आप सभी को पता है कि यहां पर 14 रियासतें थी, उसमें से तीसरे चरण में तो 10, और उसके बाद मैंने लिखा ट्रिपल जे और बी। हो गया क्लियर? इन सब का संयुक्त रूप से नाम एकीकरण क्या, जिसका नाम रखा संयुक्त वहार्त राजस्थान संघ। और ये कब हुआ? 15 मई 1949 में हुआ। कब हुआ भाई? 15 मई 1949 में हुआ। हो गया क्लियर? और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी, वो राजधानी बनाई गई थी किसको? जयपुर को। किसको बनाई भाई राजधानी? जयपुर को। अब भाई बात करते हैं कि और कुछ परिवर्तन हुआ क्या? अब भाई कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महाराज प्रमुख बताओ कौन थे? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह को यहां महाराज प्रमुख बनाए रखा। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाए रखा। ठीक है, मान सिंह द्वितीय को यहां क्या बनाए रखा? राज प्रमुख। उपराज प्रमुख इनको बनाए रखा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भीम सिंह को कोटा रियासत के शासक थे, इनको बनाए रखा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और भाई प्रधानमंत्री का पद किनके पास था? पहले भी हीरालाल शास्त्री के पास था, और अब भी किनके पास रहेगा? हीरालाल शास्त्री के पास। कोई परिवर्तन नहीं मिला, यानी पहले भी हीरालाल शास्त्री के पास था, अब भी हीरालाल शास्त्री पास। भाई उद्घाटन चौथे चरण में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, यहां पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन कर रहे हैं। उसमें भी पी सत्यनारायण राव समिति हुई थी गठित, और इसमें पी सत्यनारायण राव समिति है। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अब हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मत्स्य संघ को मिलाने के लिए एक समिति गठित की गई थी, उस समिति में सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। शंकर देव राय, हिम्मत सिंह, आर के माधव। शंकर देव राय, हिम्मत सिंह, आर के माधव, और एक थे भाई प्रभु दयाल। इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा। सभी क्लियर हो गया यहां तक? फटाफट से बताए भाई, हो गया भाई क्लियर? अब दोस्तों बात करते हैं छठे चरण का एकीकरण। छठे चरण का एकीकरण, अब सुनो भाई, छठे चरण का एकीकरण हुआ था 26 जनवरी 1950। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। छठे चरण में राजधानी किसको बनाया गया था? छठे चरण में राजधानी बनाया था जयपुर को। मैंने कहा ना, अब परिवर्तन कोई भी नहीं देखने मिलता। हमारा भारत का संविधान लिखा गया, और भारत का संविधान लिखने के पश्चात राजस्थान के छठे चरण का एकीकरण हुआ, और उसमें यह कहा गया कि राजधानी तो जयपुर रहेगी, लेकिन यहां पहले बार राजस्थान संघ का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? राजस्थान संघ। तो छठे चरण के एकीकरण का नाम रखा था राजस्थान संघ। हो गया क्लियर? राजधानी जयपुर को महाराज प्रमुख, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भोपाल सिंह को राज प्रमुख, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मान सिंह द्वितीय को ही बनाए रखा दोस्तों। उपराज प्रमुख, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भीम सिंह को ही बनाए रखा। देखो अब कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री या अपन कह सकते हैं मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को यह बना रखा, लेकिन यह सबसे बड़ा परिवर्तन है कि राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया। कौन श्रेणी में शामिल किया गया? राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया, और राजपुताना से नाम बदलकर क्या नाम रखा गया था? राजस्थान। तो राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल कब किया गया था? प्रश्न यही आता है। राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया था दोस्तों राजस्थान के छठे चरण के तहत, और यहां नाम राजपुताना से बदलकर क्या रखा था? राजस्थान संघ रखा गया। क्या रखा था भाई? राजस्थान संघ रखा गया था। हाँ भाई, सभी क्लियर हो गया क्या? सभी क्लियर हो गया दोस्तों? हो गया क्लियर? अब बात करते हैं सातवें चरण का एकीकरण। अब सातवां चरण का एकीकरण थोड़ा बड़ा है, जो मैं कल पढ़ा दूंगा। आज की क्लास में मैंने आपको फिर 3 एकीकरण पढ़ा दिए दोस्तों। उम्मीद तो करता हूं इस वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय से दोस्तों, आरुष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुणे में आपका दोस्त शैलेंद्र रावत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है
कि हमने राजस्थान का एकीकरण वाली जो क्लास है इससे स्टार्ट किया है। राजस्थान का नया हम आपके सामने पढ़ाने जा रहे हैं ज्योग्राफी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों राजस्थान सीईटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए, और इसके अलावा राजस्थान में आने वाली समस्त प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमने कल आपको पढ़ाया था राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण। तो एक बार मैं राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण है वो आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। भाई देखिए, प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण होता है, और राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा था भैया मत्स्य संघ। तो राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। आपको याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण की। तो प्रथम चरण का जो एकीकरण किया था उसमें कितने रियासतों को शामिल किया गया था? तो प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें टोटल 4 रियासतों को शामिल किया गया था। कौन कौन सी रियासत थी वो? उसमें से रियासत की मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, अलवर है, उसके बाद भरतपुर, फिर धौलपुर, फिर करौली। ये राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण में 4 रियासतें थी। कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और मेरे दोस्तों इसमें एक ठिकाना बनाया गया था। उस ठिकाने की अगर मैं बात करता हूं तो वो ठिकाना क्या था? इसमें जो एक ठिकाना था दोस्तों वो था नीमराना ठिकाना। जो इसमें एक ठिकाना बनाया गया था वो था दोस्तों नीमराना ठिकाना। ठीक है भैया, ये दोनों चीज लिख देता हूं मैं, कई बार ये लिखा रहा तो आप थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहे। जो ठिकाना बनाया गया था नीमराना ठिकाना था। 4 रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था, और 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण संभव हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? तो दोस्तों प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी अलवर को बनाया गया था। प्रथम चरण का एकीकरण में राजधानी किसको बनाया गया था? प्रथम चरण के एकीकरण में राजधानी अलवर को बनाया गया था। अब दोस्तों आता है कि भाई राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? तो राज प्रमुख का जो पद है वो उदयभान सिंह को दिया गया था। किसको दिया था दोस्तों? उदयभान सिंह को। और उदयभान सिंह कौन थे भैया? ये उस समय धौलपुर रियासत के शासक थे। ये उस समय धौलपुर रियासत के शासक थे। तो प्रथम चरण का एकीकरण में राज प्रमुख का जो पद है उदयभान सिंह को दिया गया था। उप राज प्रमुख के पद की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो उप राज प्रमुख का जो पद है वो गणेश पाल देव को बनाया गया था। गणेश पाल देव। और गणेश पाल देव कौन थे भाई? करौली रियासत के शासक थे, उनको उप राज प्रमुख का पद दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो मेरे दोस्तों याद रखना, प्रधानमंत्री का पद शोभाराम जी कुमावत को दिया गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्तों? शोभाराम कुमावत को। तो यहाँ प्रधानमंत्री का जो पद है शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। और दोस्तों किसकी सिफारिश पर किसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, पी सत्यनारायण राव जो समिति थी उसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था। पी सत्यनारायण राव जो समिति थी उसकी सिफारिश पर प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था, और इस संघ का जो नाम रखा गया था मत्स्य संघ रखा गया था। प्रधानमंत्री का पद शोभाराम जी कुमावत को बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री का पद जुगल किशोर चतुर्वेदी को दिया गया था, जिसको राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। तो उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री का पद जुगल किशोर चतुर्वेदी को दिया गया था। बिल्कुल, जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था, जिसको राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ये राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण जो मैंने आपको कल पढ़ाया था वही मैंने आपके सामने रिवाइज कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब प्रथम चरण का एकीकरण बनाया गया था तो भाई उसमें कुछ समिति गठित की गई थी, और वो समिति में कौन कौन थे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों।
दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कि प्रथम चरण का जो एकीकरण के कारण समिति गठित की गई थी, एक मंत्रिमंडल की समिति बनाई गई थी और उस समिति के जो सदस्य थे उनके जो सुझाव इस प्रकार रखे गए थे, उसमें से देखिए मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री का पद शोभाराम कुमावत को बनाया गया था और शोभाराम कुमावत के अंडर में एक समिति गठित की गई थी। और समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे, तो पहला देखिए जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर रियासत से शामिल हुए थे, मास्टर भोलेनाथ अलवर रियासत से शामिल हुए थे, गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह ये धौलपुर रियासत से शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, जुगल किशोर चतुर्वेदी को यहाँ उप प्रधानमंत्री का पद बनाया गया था और इसी प्रकार गोपीलाल यादव को भी उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, संयुक्त रूप से इनको दिया गया था। और जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उस मंत्रिमंडल के सदस्य में जो शामिल हुए थे वो जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर रियासत से थे, मास्टर भोलेनाथ अलवर रियासत से थे, गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह ये धौलपुर रियासत से थे और चिरंजी लाल शर्मा ये करौली रियासत से थे। मेरे दोस्तों आजकल आप सभी को पता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन कथनों में पूछे जाते हैं, तो जब प्रश्न कथनों में आ रहे हैं तब कथन एक यहां से बनकर आपके सामने आता है, वो लिखा आता है निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। तो उस स्थिति में आपको 3 नाम दे दिया जाएगा, एक नाम अलग दे दिया जाएगा, तो आपको चयन करना पड़ेगा। या फिर ऐसा आ सकता है निम्नलिखित को मिलान कीजिए कि कौन से सदस्य मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल थे और भाई कौन सी रियासत से बिलोंग करते थे। तो याद रखना है जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर रियासत से थे, मास्टर भोलेनाथ अलवर रियासत से थे, गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह ये धौलपुर रियासत से थे और चिरंजी लाल शर्मा करौली रियासत से थे। आगे चलते दोस्तों, नरेश थे जो जब प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था, यहाँ के जो राजा थे नरेश थे, उनके लिए कुछ राशि का निर्धारण किया था और वो इस प्रकार था कि अलवर का जो नरेश है उसको प्रति वर्ष 5,20,000 रुपए की प्रीवियस राशि दी जाएगी। भरतपुर का जो शासक है उसको प्रति वर्ष 5,02,000 रुपए की प्रीवियस राशि दी जाएगी। इसी प्रकार धौलपुर का शासक था उसको 2,64,000 रुपए की राशि दी जाएगी और करौली का जो शासक था उसको 1,05,000 रुपए की प्रीवियस राशि दी जाएगी। ये प्रीवियस राशि वहां के तत्कालीन शासक को दी जाती थी, वहां के जो प्रमुख होते थे उनको दी जाती थी ताकि वे अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवा सके और अपने क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का आर्थिक संकट आता है तो इस प्रीवियस राशि से वहां पर लोगों का गुजारा कर सके। चलिए भाई अब चलते दोस्तों राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण। अब हम बात करेंगे राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण। दूसरा चरण का एकीकरण, हाँ भाई पहले चरण का एकीकरण आपको याद हो गया, हाँ भाई सभी को क्लियर हो गया ना पहले चरण का। अब चल रहे भाई दूसरे चरण का। तो भाई दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था 25 मार्च 1948 को हुआ था और इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ। इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ या फिर हम कई बार राजस्थान संघ भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, तो दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें दोस्तों 9 रियासतों को शामिल किया। दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया था और दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें कितने ठिकानों को शामिल किया गया था, तो दूसरे चरण के एकीकरण में 1 ठिकाना को शामिल किया गया। देखिए भाई दूसरा चरण का एकीकरण में 9 रियासतों को शामिल किया गया था और 1 ठिकाने को शामिल किया गया था। दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया, तो भाई दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी का दर्जा कोटा को दिया गया। किसको दिया गया था दोस्तों, कोटा को दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि भाई दूसरा चरण का एकीकरण जो हुआ था 25 मार्च 1948 को हुआ था, तो 25 मार्च 1948 को हुआ था यानी राजस्थान के अंदर पहले चरण का जो एकीकरण हुआ था
उसके 7 दिन बाद राजस्थान के अंदर दूसरे चरण का एकीकरण संभव हुआ। और दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें 9 रियासतों को शामिल किया गया था और इसमें दोस्तों एक ठिकाने को शामिल किया गया था। ये 9 रियासतें और एक ठिकाने को इसमें शामिल किया गया था। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, इसमें राजधानी कोटा को बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था दोस्तों? कोटा को बनाया गया था। अब आप मेरी बात सुनना दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहां पर आपके सामने लिखा गया है कि भाई यहां पर एक एक चीज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बोल रहा है कि दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 25 मार्च 1948 को हुआ था और इसमें राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ इसको नाम दिया गया था दोस्तों। और इसकी जो राजधानी है वो किसको बनाया गया था? इसकी जो राजधानी है मेरे दोस्तों कोटा को बनाया गया था। बात करते हैं राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? राज प्रमुख का पद दिया गया था भीम सिंह को। भीम सिंह के शासक को राज प्रमुख का पद दिया गया था। उप राज प्रमुख का पद दिया गया था गणेश सिंह को। और भाई गणेश सिंह कौन? सॉरी, लक्ष्मण सिंह को। लक्ष्मण सिंह कौन थे? डूंगरपुर रियासत के शासक थे। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था और जो कहां से बिलोंग कर रहे थे दोस्तों? शाहपुरा से बिलोंग कर रहे थे। और इसका जो उद्घाटन है एन.वी. गॉडगिल के द्वारा किया गया था कोटा दुर्ग में। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग में। और प्रथम चरण का एकीकरण लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था एन.बी. गॉडगिल के द्वारा। एन.वी. गॉडगिल के द्वारा प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया था। वही अगर अपन बात करते दोस्तों कि दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था कोटा दुर्ग के अंदर और इसका भी उद्घाटन किन्होंने किया था? इसका उद्घाटन भी एन.बी. गॉडगिल ने किया था। नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया था। लो जी भाई, बात करते हैं अब दूसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी ये आपको बिल्कुल यहां पर स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लो जी भाई, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर हमारे पास में जो रियासतें थी उसमें से प्रमुख रूप से किशनगढ़ रियासत, दूसरी मेरे पास में टोंक रियासत, तीसरी मेरे पास में बूंदी रियासत, चौथी मेरे पास में कोटा रियासत, पांचवी मेरे पास में शाहपुरा रियासत, छठी मेरे पास में प्रतापगढ़ रियासत, सातवीं मेरे पास में झालावाड़ रियासत, आठवीं मेरे पास में डूंगरपुर रियासत और ये मेरे पास में थी भाई बूंदी रियासत। ये थी मेरे पास में बूंदी रियासत। तो इस प्रकार दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें टोटल 9 रियासतों को शामिल किया गया था और एक जो ठिकाना था दोस्तों वो हमारे पास में था बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो ठिकाना, सॉरी बूंदी तो आ गया ना, बांसवाड़ा, बूंदी तो आ चुका है, बांसवाड़ा, ठीक है भैया, बांसवाड़ा और बांसवाड़ा था। और जो कुशल ठिकाना था वो यही था दोस्तों बूंदी बांसवाड़ा के अंदर। तो कुशल का ठिकाना कहां पर था दोस्तों? कुशल का ठिकाना था भाई हमारे पास में बांसवाड़ा के अंदर। क्लियर हो चुका सभी को? अब मेरे दोस्तों आपको ये रियासतें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए क्योंकि जब एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो लेवल बहुत डीपली जा रहा है। तो आपको यहां पर ये रियासतें भी याद होनी चाहिए। तो रियासतें कैसे याद रखेंगे इसका भी मैं आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं दोस्तों। इसका शॉर्ट ट्रिक है कि डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ की कुशलगढ़ तहसील, सॉरी किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। ये अगर आपको लाइन याद होती है, ये अगर लाइन अगर आपको याद हो जाती है तो राजस्थान के दूसरे चरण के जो एकीकरण है उसकी सारी रियासत आपके सामने होती है कि डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया। एक बाबा था जिसका नाम मैंने रख दिया डूंजा। तो डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर बड़े शान से। तो यहां अपन निकालते एक एक
देखिए सबसे पहले यहां डू लिखा हुआ है तो मैं बोलूंगा भाई डूंगरपुर रियासत। मेरे पास हो गया दोस्तों डूंगरपुर रियासत। जहां से मेरे पास हो गया झालावाड़ रियासत। हो गया भाई क्लियर। बा से मेरे पास में हो गया बांसवाड़ा रियासत। बा से मेरे पास हो गया बांसवाड़ा रियासत। और बू से मेरे पास हो गया दोस्तों बूंदी रियासत। ये दोस्तों देखिए हमने डूंगरपुर रियासत, हमने झालावाड़ रियासत, हमने बांसवाड़ा रियासत और हमने बूंदी रियासत का आपके सामने लिख दिया। अब अगर मैं बात करता हूं क से मेरे पास हो गया दोस्तों कोटा रियासत। प से मेरे पास में हो गया दोस्तों प्रतापगढ़। और ये जो टा लिखा आ रहा है इसको मैं ता बोलूंगा और भाई यहां टा लिखकर मैं लिखूंगा टॉक रियासत। यानी इसको आपको टा बोलना है, कोपटा बोलना है, कोपटा नहीं बोलना है। तो हमारे पास हो गया टोक रियासत। अब दोस्तों यहां से मेरे पास आ गया किशनगढ़। ये किशनगढ़ रियासत हो गई। ये मेरे पास में आ गया दोस्तों ठिकाना। और ठिकाना आ गया भाई मेरे पास में कुशलगढ़ ठिकाना। और मेरे पास में बचा शान, और शान से आ गया भाई शाहपुरा। शान से आ गया मेरे पास में शाहपुरा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों राजस्थान के दूसरे चरण के एकीकरण की मैंने आप सभी के सामने 9 रियासतें और एक ठिकाना आपके सामने लिख दिया। डूंगरपुर रियासत, झालावाड़ रियासत, बांसवाड़ा रियासत, बूंदी रियासत, उसके बाद में कोटा रियासत, प्रतापगढ़, टोक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़। इस प्रकार अगर आप याद रखते हो तो मेरे दोस्तों एग्जाम में बनने वाला कोई भी क्वेश्चन हो राजस्थान का एकीकरण से आपका स्किप नहीं होगा। ये आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। लो जी भाई आगे चलते। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्योंकि भाई साहब जी मैं आपको फिर चर्चा में करा रहा हूं कि आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ज्यादा डीप बनने लग गया है। तो जब डीप बनने लग गया है तो हमें बहुत सारी नॉलेज भी चाहिए दोस्तों, और वो मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ। हाँ भाई अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि रियासतों की बात कर लेते हैं। डूंगरपुर रियासत की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी स्थापना पृथ्वीराज सिसोदिया ने करी थी। यानी डूंगरपुर रियासत की स्थापना पृथ्वीराज हाँ भाई डूंगरपुर रियासत की स्थापना पृथ्वीराज सिसोदिया ने की थी। और जिस समय राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय यहाँ के जो शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह थे। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं डूंगरपुर रियासत का जो क्षेत्रफल था 1460 वर्ग मील था। और यहाँ की टोटल जनसंख्या थी 2,74,000 समथिंग। यानी 2,74,282 यहाँ की टोटल जनसंख्या थी। तो डूंगरपुर रियासत की जो स्थापना की थी वो पृथ्वीराज सिसोदिया वंश के द्वारा की गई थी। यानी यहाँ पर सिसोदिया वंश का शासनकाल था। एकीकरण के समय यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो थे दोस्तों महारावल लक्ष्मण सिंह। क्षेत्रफल की बात करता हूँ 1460 वर्ग मील। और अगर यहाँ की जनसंख्या की मैं बात करूं दोस्तों तो वो थी मेरे पास में 2,74,282। आगे चलते दोस्तों झालावाड़ रियासत की मैं बात करूं तो झालावाड़ रियासत की स्थापना करी थी झाला मदन सिंह ने। और यहाँ पर हाटा चौहान वंश का शासन था। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत की बात करते हैं तो मेवाड़ रियासत, और राजस्थान की सबसे नवीन रियासत की बात करते हैं तो झालावाड़ रियासत। कल मैंने बताया था कि झालावाड़ रियासत की स्थापना कब की गई थी, शायद आपको याद होगा। कब की थी बताओ जल्दी से। 1839 में झालावाड़ रियासत की स्थापना मदन सिंह झाला ने करी थी। 1839 में करी थी, याद रखो भाई सर, है ना, भूलो मत। अब देखो एकीकरण के समय यहाँ के जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था तब झालावाड़ रियासत के शासक कौन थे तो झाला हरिश्चंद्र थे। कौन थे भैया? झाला हरिश्चंद्र। झालावाड़ रियासत का क्षेत्रफल कितना है तो झालावाड़ रियासत का क्षेत्रफल है 813 वर्ग मील। और बात करो दोस्तों जनसंख्या कितनी थी तो जनसंख्या थी भाई 1,22,299। बात कर रहे हैं दोस्तों बांसवाड़ा रियासत के तो बांसवाड़ा रियासत की अगर आप स्थापना की बात करते हैं तो जगमाल सिसोदिया के द्वारा इस रियासत की स्थापना करी गई थी। और जिस समय राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय बांसवाड़ा के शासक थे महारावल चंद्रवीर सिंह।
महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह भी कहा कि मैं मेरे खुद के डेथ वारंट पर अब हस्ताक्षर करना चाह रहा हूं। तो ये कथन महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा लिखा गया था। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों 1606 है बांसवाड़ा का, और जनसंख्या की बात करते हैं तो 2,99,913, यानी जनसंख्या तो फिलहाल पूछेगा नहीं, लेकिन क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। बात करते हैं दोस्तों बूंदी रियासत की, तो बूंदी रियासत की स्थापना राव देवा हाडा चौहान के द्वारा की गई थी। जिस समय एकीकरण हो रहा था उस समय यहाँ के शासक महाराव बहादुर सिंह जी थे। कौन थे दोस्तों? महाराव बहादुर सिंह जी। और बूंदी रियासत की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्रफल था 2200 वर्ग मील, और जनसंख्या की बात करूं तो लगभग 2,49,000 यहाँ की जनसंख्या थी। कोटा रियासत की बात करता हूं तो माधो सिंह हाडा चौहान वंश के शासक थे, और इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन दोस्तों जिस समय एकीकरण चल रहा था तब महारावल भीम सिंह थे। दोस्तों याद रखिएगा, महारावल बहादुर सिंह बड़े भाई थे और महारावल भीम सिंह छोटे भाई थे। और दोस्तों अगर अपन बात करते हैं कोटा रियासत की, तो कोटा रियासत का क्षेत्रफल जब राजस्थान का दूसरे चरण का एकीकरण था तो उस समय सबसे बड़ी रियासत थी कोटा रियासत। इसलिए एकीकरण करने के दौरान ये बात रखी गई थी कि भाई राजधानी हमारी रहने वाली है और राज प्रमुख भी हम भी बनने वाले हैं। तो 5,725 वर्ग मील राजधानी का क्षेत्रफल यहाँ की जनसंख्या थी। दोस्तों बात करते हैं प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह द्वारा, सिसोदिया वंश के शासक प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। जिस समय राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय यहाँ के शासक थे अंबिका प्रताप सिंह। और दोस्तों बात करते हैं कि प्रतापगढ़ रियासत का क्षेत्रफल कितना था, तो 889 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 91,000 यहाँ की जनसंख्या थी। दोस्तों बात करते हैं टोंक रियासत की स्थापना, तो टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी के द्वारा की गई थी। और जिस समय राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय यहाँ के शासक अजीत उदौला थे। और दोस्तों यहाँ का क्षेत्रफल की बात करूं तो 2553 वर्ग मील यहाँ का क्षेत्रफल था, और पॉपुलेशन की बात करता हूं तो लगभग 3,60,000 यहाँ की पॉपुलेशन थी। दोस्तों बात करते हैं किशनगढ़ रियासत। किशनगढ़ रियासत के शासक स्थापना राठौड़ के वंश किशन सिंह के द्वारा की गई थी। और जिस समय राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय यहाँ के जो शासक थे वो थे दोस्तों महाराजा सुमेर सिंह। 853 वर्ग मील यहाँ का क्षेत्रफल था और लगभग 1,05,000 यहाँ की पॉपुलेशन थी। और शाहपुरा की बात करते हैं तो सुजान सिंह सिसोदिया वंश के शासक थे। इन्होंने यहाँ पर शाहपुरा रियासत की स्थापना करी थी। और जिस समय राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था सुदर्शन देव यहाँ के शासक थे। 405 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल था, लगभग 61,000 यहाँ की पॉपुलेशन थी। तो दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों कोटा, और सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों हमारे सामने शाहपुरा। अब दोस्तों याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा चरण का जब एकीकरण हो रहा था तो कोटा के जो शासक थे उसको राज प्रमुख का पद दिया गया था, और बूंदी के जो शासक थे उसको वरिष्ठ राज प्रमुख का पद दिया गया था, और डूंगरपुर के शासक थे उसको कनिष्ठ राज प्रमुख का पद दिया गया था। यानी कोटा के शासक उस समय भीम सिंह थे दोस्तों, तो भीम सिंह यहाँ पर राज प्रमुख बन जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं कि बूंदी के शासक की बात करता हूं तो लक्ष्मण सिंह थे दोस्तों, और लक्ष्मण सिंह को यहाँ उप राज प्रमुख का पद दिया गया था। बड़े भाई को बड़ा पद दिया, बड़े भाई को छोटा पद दिया गया था और बड़े भाई को बड़ा पद दिया गया था। इसलिए भाई लक्ष्मण सिंह के मन में नाराजगी हो गई थी कि वो सोच रहा था कि मैं तो बड़ा हूं लेकिन छोटे भाई की मुझे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तो उसके मन में ये चीज खटक रही थी। और इसलिए छोटे भाई बड़े भाई फिर बाद में लक्ष्मण सिंह भाग गए और कहां चले, उदयपुर गए, और उदयपुर में महाराणा भोपाल सिंह से मुलाकात की और कहा कि भाई साहब जी आप हमारे इस एकीकरण में शामिल हो जाओ। अगर आप हमारे इस एकीकरण में शामिल हो जाते हो तो आपकी रियासत बड़ी है, जब बड़ी रियासत आपकी होगी तो आप हमारे राज प्रमुख बन जाओगे, तो हमें आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मुझे ये टेंशन है कि मुझे मेरे छोटे भाई का कहना मानना पड़ रहा है। लेकिन महाराणा भोपाल सिंह जो कि विकलांग थे और उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मेरी कुछ कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को मान लेते हैं तो मैं आपके सदस्य में तौर पर मैं शामिल होऊंगा, अदरवाइज मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो ये विशेष तौर पर बात चली थी दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने यही चीज आपके सामने लिख दी है
कि कोटा के महाराव भीम सिंह को जब राज प्रमुख बनाया गया तो बूंदी के महाराव बहादुर सिंह के मन में नहीं भाया था, क्योंकि भाई बूंदी के जो महाराव बहादुर सिंह तो बड़े भाई थे और कोटा के जो महाराज प्रमुख थे यानी कोटा के जो शासक थे महाराव भीम सिंह वो जो छोटे भाई थे। अब छोटे भाई को तो बड़ा पद दे दिया और बड़े भाई को छोटा पद दे दिया, तो कहीं ना कहीं मन में टेंशन तो होती है, क्योंकि बड़ा भाई था भीम सिंह को लेकिन उसको पद छोटा मिल गया था। तो महाराव बहादुर सिंह स्वयं उदयपुर गए और महाराणा भोपाल सिंह से भेंट की और कहा कि आप संग में मिल जाए तो मेरी समस्या अपने आप ही समाधान हो जाएगी, मेरी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन भाई जी महाराणा भोपाल सिंह ने इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि महाराणा भोपाल सिंह के पास बहुत सारी कंडीशन थी और वो कंडीशन क्या क्या थी वो मैं आपको यहां बता रहा हूं दोस्तों। अब फैसला जनता और प्रजा मंडल का होगा, इसके लिए एक समिति गठित की गई और जिसमें 7 लोग मंत्रियों को शामिल किया गया था। और वो 7 कौन कौन थे भाई यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट ये दोस्तों देखिएगा। जब उदयपुर को दूसरे चरण के एकीकरण में शामिल किया जा रहा था तो 7 मंत्रिमंडल के सदस्य गठित की गई थी, उसमें प्रेम नारायण को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, बलवंत सिंह, मोहन लाल सुकाड़िया, हीरालाल कोठारी को नामजद किया गया था प्रजा मंडल की तरफ से। वही अगर बात करते हैं निर्दलीय सदस्य के रूप में महाराणा ने मोहन सिंह मेहता को नामित किया था, जो उस समय मेवाड़ रियासत के अंदर वित्त विभाग का लेखा जोखा अपने पास रखते थे। लो भाई अब चलते हैं राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण। जब राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण संभव हुआ तो अपन बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का तीसरा चरण का एकीकरण कब हुआ। लो जी भाई यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। राजस्थान का तीसरे चरण का एकीकरण, तो भाई राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण देखिए दोस्तों राजस्थान का जो तीसरा चरण का एकीकरण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को। अब मेरे दोस्तों आपको जो चीजें याद रखनी है वो क्या क्या है, आपको मैंने पढ़ाया था मेरे दोस्तों कि राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था। प्रथम चरण का हुआ था 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण का राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1948 को। तो 25 मार्च 1948 और 18 मार्च 1948, तो 18 मार्च 1948 के सही 1 महीना बाद है ना भाई, 18 मार्च 1948 के सही 1 महीने बाद में 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का तीसरा चरण का एकीकरण होता है। और होता क्या भाई, होता यह है कि जो दूसरा चरण था जिसे हमने पूर्व राजस्थान संघ बोला था, उसमें उदयपुर को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? उदयपुर को शामिल किया गया। यानी दूसरे चरण में 9 रियासतें थी और जैसे उदयपुर शामिल हो गया तो तीसरे चरण में कितने का एकीकरण हो चुका था? 10 रियासतों का एकीकरण। तो तीसरे चरण में टोटल 10 रियासतें और एक ठिकाने का एकीकरण हो चुका था। अब सुनिएगा दोस्तों, अब भाई तीसरे चरण का एकीकरण जब किया गया था तो राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राजधानी किसको बनाया गया था? उदयपुर को बनाया, क्योंकि उदयपुर बड़ी थी, सबसे बड़ी थी। बड़ी होने की वजह से उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। और महाराणा भोपाल सिंह ने शर्त रख दी थी कि भाई मेरी अगर रियासत को आप शामिल करना चाहते हो तो मेरी कुछ 3 शर्तों की माननी पड़ेगी। पहली कि भाई इसकी राजधानी यही रहने वाली है क्योंकि मेरी रियासत बड़ी है और यहाँ का जो पैसा इनकम है वो भी ज्यादा है इन कंपेयर टू दूसरी रियासतों की तुलना में। तो भाई मैं बार बार इधर से उधर नहीं जाऊंगा, सारी राजधानी यही होनी चाहिए, कामकाज यहीं से होगा। दूसरा नंबर, जो राज प्रमुख का पद है वो वंशावली चलेगा, मेरे बाद मेरे वंश का जो है आने वाला वंश है पीढ़ी दर पीढ़ी बैठेगा। इस प्रकार उन्होंने अपने विचार विमर्श किए थे। तो राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। राज प्रमुख का पद अब भीम सिंह की जगह आ गया था भोपाल सिंह के पास। किसके पास आ गया था? भोपाल सिंह के पास आ गया, क्योंकि दूसरे चरण में कोटा रियासत बड़ी थी तो
मारावल भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। बट यहां पर तीसरे चरण में उदयपुर रियासत बड़ी होने की वजह से महाराणा भोपाल सिंह को यहां पर राज प्रमुख का पद दिया गया था। उप राज प्रमुख का जो पद है दोस्तों वो भीम सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? भीम सिंह को, जो कोटा रियासत से संबंधित थे। और बात करते दोस्तों राजधानी किसको बनाया गया था? उदयपुर को बनाया गया था। तो इस प्रकार राजस्थान का तीसरा चरण का जो एकीकरण है दोस्तों वो हमारे पास में संभव होता है। और ये देखिए दोस्तों राजस्थान के तीसरे चरण का मैप आपको सामने स्क्रीन में। भाई देखो ये किशनगढ़ रियासत है, उसके बाद देखो इतना बड़ा क्षेत्र हो गया लगभग। ये देखो दोस्तों दूसरे चरण के बाद इस प्रकार राजस्थान का तीसरा चरण का एकीकरण होने पर इस तरह से मैप आपके सामने नजर आ गया। किशनगढ़ रियासत, टोंक रियासत, बूंदी रियासत, शाहपुरा रियासत, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, इस प्रकार राजस्थान की 10 रियासतें मिलकर एक नया संघ बना दिया और इस नए संघ का नाम रखा था वहर्द राजस्थान संघ। क्या रखा था दोस्तों? ये राजस्थान के तीसरे चरण के एकीकरण से बनने वाले तमाम क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों। 18 अप्रैल 1948 को आता, नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान संघ। राजस्थान की राजधानी इस क्षेत्र की जो राजधानी रखी थी वो उदयपुर को रखी गई थी। राज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया था। उप राज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। प्रधानमंत्री माणक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। सिफारिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर ही प्रधानमंत्री माणक्यलाल वर्मा बने थे। उद्घाटन इसका कोटा दुर्ग में हुआ था और कुल क्षेत्रफल 29,700 वर्ग मील लगभग हो चुका था। और इस प्रकार राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण संभव हुआ। मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहीं से बनने वाले कि तीसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें राज प्रमुख किसको बनाया गया था? भोपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया था। उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? भीम सिंह कोटा को दिया गया था। प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? माणक्यलाल वर्मा जी को दिया गया था। सिफारिश किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिफारिश की थी। उद्घाटन किन्होंने किया था? कोटा दुर्ग में किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्षेत्रफल कितना हो गया था? 29,777 वर्ग मील हो चुका था। बताओ भाई यहां तक सभी क्लियर हो गया? हो गया भाई क्लियर? तो आज मैंने आपके सामने राजस्थान का दूसरा चरण और राजस्थान का तीसरा चरण पढ़ा दिया। उम्मीद तो करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पहली बार अगर आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो बिल्कुल सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी साथियों से मैं एक विशेष निवेदन करता हूं, आरुष क्लासेस ऐप है दोस्तों जो प्ले स्टोर पर आपको मिल रहा है, वहां से आप इंस्टॉल कीजिएगा। हमारा पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं सीईटी 2026 और आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।